हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम लोग जो आपका एस के झा सर जो का बुक है आपका समान विज्ञान, उसमें हम लोग आज केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आगे आपका एग्ज़ाम है। एएलपी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल है। इसमें तो आपका नहीं होगा, मतलब ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हो गया है, 12th लेवल है। लेकिन एएलपी टेक्नीशियन जो आपका इसमें हो सके, मतलब कि आपको यहाँ से फ़ायदा मिले। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। पर जान लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या होता है केमिस्ट्री, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। आपको तो केमिस्ट्री कह रहा है, आपसे कह रहा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के रासायनिक संरचना और गुण धर्मों और परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है आपका रसायन विज्ञान होता है। मतलब रसायन विज्ञान में कम से कम क्या पढ़ते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान में पदार्थ के संरचना, गुण धर्म और उससे क्या क्या अभिक्रिया हो रही है, उससे क्या परिणाम बन रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में यही हम लोग मेनली जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे आपका उत्पन्न हुआ। तो 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कौन थे आपका, एंटोनी जो लवोजियर थे, उन्होंने ही बताया था। और मतलब उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग का जनक कहते हैं, किसका, जो केमिस्ट्री है इसका हम लोग जनक कहते हैं, किसको, एंटोनी लवोजियर को। ठीक है, आपका ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी दिए थे। आगे हम लोग जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे मिलेगा तो। ठीक है, अब देखिए जो रसायन शास्त्र है इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी, कैमी का मिट्टी था, उससे हुई। ठीक है, उसका जो अर्थ होता है वो काला होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें अलग अलग मिट्टी में अलग अलग गुण पाया जाता था अलग अलग समय में। तो उससे हम कहा कि हम लोग उसको हम लोग केमिस्ट्री, मतलब उसको हम लोग केमिया का नाम दिए। ठीक है, और इसी आधार पर हम लोग कहा कि इसमें आगे हम लोग इसमें जानने के प्रयास किए। ठीक है, तो जब केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा से कितने भाग में बांटते हैं हम लोग, 3 भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो केमिस्ट्री है उसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार से, मतलब कि हमको आसानी हो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं हम लोग, इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है आपका, एक आपका हो गया रसायन, आपका भौतिक रसायन माने फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है क्या आपका अकार्बनिक रसायन। मेनली आपको अब क्लास 12 में अगर आप रसायन शास्त्र पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे आपको 3 बुक मिलता होगा, या एक ही बुक आपका दो बुक होगा, जिसमें आपका भौतिक और अकार्बनिक एक में होगा, कार्बनिक एक अलग बुक ही होगा। ठीक है, तो उतना हम लोग को नहीं जानना है, क्योंकि हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इस एग्जाम में कहाँ से पूछ जाते हैं, तो जो क्वेश्चन होता है यहाँ से आपका 70% पूछ जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 70% पूछे जाएंगे, यहाँ से आपका 15%, और यहाँ से क्या पढ़ेंगे आपसे 15% जो क्वेश्चन होंगे पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर केमिस्ट्री आपका मान लीजिए केमिस्ट्री आपका जो भी आपका इसका नाम वैल्यू होगा जिस एग्जाम में, उसमें अगर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूछा जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक से होगा, उसका क्या होगा, इनऑर्गेनिक से होगा। ठीक है, अब देखिए फिजिकल में क्या पढ़ते हैं, इसमें भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ वगैरह क्या करते हैं, भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो कार्बनिक रसायन होता है आपका क्या, जो आपका कार्बनिक रसायन है, इसके अंदर क्या जानते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से संयुक्त रासायनिक यौगिकों जो बनते हैं या उसके बारे में हम लोग इसके अनुसार में जानते हैं। और अकार्बनिक क्या जानते हैं हम लोग, अकार्बनिक में हम लोग सभी अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, आपका हाइड्रोजन और कार्बन नहीं आएंगे, उसके अनुसार उसको मतलब कि अकार्बनिक का अध्ययन करते हैं अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, मतलब जो कार्बन युक्त नहीं होता है उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको कार्बनिक रसायन में कोई एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ आपको दे दिया गया है C2H5OH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एथेनॉल कहते हैं, या एथिल एल्कोहल भी कह देते हैं। ये आपका तो क्या है, आपका मेथनोइक अम्ल है। ठीक है, क्या आपका है, मेथनोइक अम्ल इसी को कहते हैं, या इसी को जो लाल चींटी जो काटता है इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, मेथनोइक अम्ल कहीं फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और कार्बनिक में आपको देखिए यहाँ H2O है, NO2 है और क्या SO2 है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका एक चैप्टर है जिसको हम लोग जानते हैं पदार्थ के नाम से। क्या जानते हैं हम लोग, पदार्थ के नाम से जानते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ या सबस्टांस, या इसी को मेटर कहते हैं। मेटर क्या कहते हैं, इसको मेटर, METTER मेटर। इसी को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य। द्रव्य और द्रव में अंतर है। ठीक है, द्रव्य और क्या, द्रव में अंतर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए पदार्थ होता क्या है, आप तो पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में ही पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, आपने वहाँ मेनली अध्ययन किया होगा बढ़िया से। लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आगे हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है तो जानते हैं कि पदार्थ वह
पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। मतलब कि पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान होगा, जो भार हो, जिसमें भार होगा, मतलब कि वो स्थान घेरता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया हवा, पानी, गैस इत्यादि। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि इमोशन मतलब पूछेगा लव, जो प्यार हम लोग कहते हैं, आपका पदार्थ है कि नहीं? तो आपको पदार्थ नहीं है। और उसमें किसी के प्रति आपको अट्रैक्शन हो भी आपका क्या है? आपका क्या है? आपका पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के वर्गीकरण देख लेते हैं हम लोग। पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है आपको, आप क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे, क्लास 10 में भी, आपका क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, एक चैप्टर है आपका, उस वहाँ भी आप पढ़े होंगे। देखिए इसमें क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ को जो बांटते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग? जो पदार्थ को बांटते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं, रासायनिक वर्गीकरण करते हैं उसको, और भौतिक वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग को मेन जानना है आपका जो भौतिक वर्गीकरण है, इसी पर क्लास होगा, इसी पर हम लोग इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको ठोस, द्रव, गैस को जानना है, इसको हम लोग बाद में जानेंगे इसको, लेकिन हम लोग यही ठोस, द्रव, गैस। आप जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, मुख्यतः 3 होता है, लेकिन इस तरह का कितना होता है आपको? इस तरह कहेगा तो आपका 5 होता है। कितना होता है? 5 अवस्थाएँ होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए अगला कह रहा है आपसे, आगे आ रहे हैं हम लोग। अब जान लेते हैं भौतिक वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका बुक ही है, इसके सर का उसी बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है आपसे? अब पहला भौतिक वर्गीकरण, इसमें हम जान लेते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और क्या? गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए आप यहाँ से आपको देखने से पता चल गया होगा, देखिए यहाँ पे ये जो आपका ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और क्या? गैसीय अवस्था। द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है, जिसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो ठोस अवस्था, जैसे देखिए इसमें जो कण है बहुत पास पास है। देखिए जो द्रव है इसमें कुछ दूर हो गया, और जो गैस में है उसमें क्या हो गया? बहुत दूर हो गया। अब देखिए आपको मेनली क्या रखना है, आपसे पूछेगा कि ठोस से आप क्या समझते हैं, तो जिसका आकार और आयतन, अगर लिखा भी है समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, जिसका आकार और आयतन क्या? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, मतलब दोनों निश्चित होगा, आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, आपका वो ठोस अवस्था होगा। अगर द्रव की बात होगी, द्रव की, तो इसमें क्या होगा? इसका जो आकार होगा वो आपका क्या होगा? अनिश्चित होगा। क्या होगा? इसका आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन, मतलब कि अगर पानी आप 1 लीटर लिए हैं तो आप उसको बर्तन में, अगर या तो उसको गिलास में रखिए, या लोटा में रखिए, या कोई अन्य बर्तन में रखिए, वो रहेगा 1 लीटर, लेकिन उसका आकार, जो वस्तु लेंगे उस वस्तु के आकार के अनुसार उसका ढलते जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन जो उसका आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग गैस के बारे में, जान लेते हैं क्या, और जान लेते हैं गैस का। गैस क्या होता है? तो देखिए इसका आकार और आयतन दोनों होता है अनिश्चित। क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग, अब इसमें अब जो लिखा है उसको देख लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, फिर आगे हम लोग इसमें और भी गुण को देखेंगे। ठीक है, आइए, कह रहा है कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? आपका निश्चित होता है, आपको बता दिए, जैसे पत्थर, कोयला इत्यादि। द्रव का क्या होता है? द्रव में आपका आता है इसका आयतन निश्चित और आकार क्या होता है? परिवर्तनशील, या उसी को कहते हैं अनिश्चित होता है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे कह रहा है गैस, इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील, मतलब कि क्या? अनिश्चित होते हैं, जैसे कोक गैस, मीथेन आदि जो गैस होता है इसमें मेनली गुण पाया जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कह दीजिए, हाइड्रोजन कह दीजिए, इसमें सब में आते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आते हैं अब अगले पॉइंट पर। जो अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आइए जानते हैं इसमें क्या कह रहा है आपसे। जो कह रहा है ठोस द्रव गैस, इसमें समान क्रम, जो बढ़ते हुए क्रम को लिखा गया है। गतिज ऊर्जा का आपको गतिज ऊर्जा के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगी? अगर आपको ठोस द्रव गैस दिया हुआ है तो इसमें सबसे अधिक जो गतिज ऊर्जा होगी आपका होगी, किस में होगा? वो आपका होगा गैस में। ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या सबसे कम होगा? ठोस में। मैं सबसे अधिक गैस में होगा। लेकिन अगर 5 अवस्था दे दिया है आपको, और उसमें दे दिया है आपको प्लाज्मा भी लिखा हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा है उसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा। अगर प्लाज्मा नहीं दिया हुआ है, अगर 3 आपको ठोस द्रव गैस यही दिए हुए हैं, तो आपका जो गैस होता है उसमें सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब ये घनत्व की बात कर रहा है, तो घनत्व भी सही है आपका क्या, कि घनत्व सबसे अधिक किसमें? ठोस
उससे कम आपका द्रव में, उससे कम गैस में, ठीक है। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल या इसी को हम लोग अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। मतलब ये क्या होता है कि दो अणुओं के बीच का बल। तो आप देखे होंगे कि ठोस बहुत पास पास होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उससे कम होता है द्रव में, क्या होता है, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम क्या होता है आपका, उससे कम होता है आपका गैस में, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपका कर रहा है अंतरा आणविक स्थान। देखिए यहाँ पे अंतरा आणविक आकर्षण बल था, और यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे लिखा है अंतरा आणविक आकर्षण, अंतरा आणविक स्थान। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो आप ऊपर जब यहाँ देख रहे थे चित्र में, तो देखिए यहाँ पे सबसे गैप, यही जो दो कणों के बीच का गैप होता है अंतरा आणविक स्थान। क्या होता है, अंतरा आणविक स्थान, दो अणुओं के बीच। सबसे अधिक किस में है, सबसे अधिक गैस में है। उससे कम किस में है, द्रव में है। उससे कम क्या है, आपका ठोस है। मतलब कि अंतरा आणविक स्थान जो होता है सबसे अधिक होता है गैस में। किस में होता है, सबसे अधिक आपका गैस में होता है। वही आपको यहाँ समझना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट लिखा है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसका अधिक होता है, तब प्रत्यास्थता ठोस का अधिक होता है, उसको द्रव, उसके बाद गैस का। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। संसंजक बल मतलब दो कणों के बीच का बल सबसे अधिक आपका हो जाएगा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद क्या आपको गैस। विसरण मतलब फैलना सबसे अधिक किसमें, घुल मिलने की सबसे अधिक गुण होता है, तो उसका होता है गैस में। उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है संपीड्यता। क्या है आपका, मतलब हमको दबा देते हैं, कंप्रेस करते हैं उसको। तो सबसे अधिक किसको हम दबा सकते हैं, आप देखेंगे कि गैस को हम दबा दबा क्या करते हैं, गैस सिलेंडर में भर देते हैं। आपका 14 लीटर है, वो अट गया छोटे सा डिब्बा में। मतलब सबसे अधिक किस में गुण पाया जाता है, गैस में। उससे कम किस में, द्रव में। सबसे कम ठोस में, मतलब कि न के बराबर पाया जाता है ठोस में। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जान लेते हैं आपका अगला पॉइंट क्या कह रहा है। आपका अगला पॉइंट कह रहा है दृढ़ता मतलब कठोरता। क्या होता है आपका, देखा कर आपसे कर पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसका दृढ़ता कहते हैं, मजबूती कहते हैं उसका, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कोई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है आपका, ये आपको बता रहे थे कि जो आपका कि अगर मेनली कहेगा कि पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः कहेगा था 3। अगर इस तरह कहा था कितना, 5, ठीक है। आपका एक नाम है प्लाज्मा, एक नाम है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा गया है प्लाज्मा के बारे में कुछ, उसको भी ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में, ठीक है। यहाँ आपको दिखाया गया है आयन इसमें, ठीक है। प्लाज्मा लिखा हुआ है, आपसे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रोक्स द्वारा 1889 ईस्वी में 79 लिखा हुआ है, 79 में हुई थी। लेकिन प्लाज्मा नाम का लिखा, प्लाज्मा नाम आपका इरविंग लैंगम्यूअर ने दिया था। क्या, जो प्लाज्मा नाम किसने दिया था, इरविन लैंगम्यूअर ने इसका नाम दिया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, मेनली आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस, उससे सबसे अधिक जो गतिज ऊर्जा होगी किस में होगी, आपका प्लाज्मा में होगी। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अब अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जो कहना चाहते थे, लिखा हुआ क्या लिखा आपसे, लिखा हुआ है कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था, यह क्या है, चौथी अवस्था है, प्लाज्मा तो चौथी अवस्था है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। सूर्य तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। जो ऊष्मा निकलता है किसके अवस्था के कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है, ठीक है। अगला जब का पॉइंट है, जो 5वां अवस्था है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में जान लेते हैं। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। क्या है आपका, यह क्या है आपका, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, ठीक है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बोस-आइंस्टाइन तैयार होता है। मतलब सबसे अधिक ऊष्मा अगर में देखा जाएगा तब आपको प्लाज्मा दिखेगा, और सबसे कम ठंडा करने पर देखा जाएगा आपको निकलेगा आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट दिखेगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पदार्थों में जो परिवर्तन होता है आपका, वो 2 तरह का होता है आपका।
पदार्थों में कितने तरह का होता है? 2 तरह का परिवर्तन होता है। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है आपका? एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन और एक क्या होता है आपका? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है क्या आपका? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी चीज़ को उसके गुण बदल मतलब दूसरा चीज़ में बदल के आप फिर उसी चीज़ में इसको ला देते हैं, ठीक है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है उससे कोई दूसरा चीज़ बन गया ना, तो वो फिर उस जो पहला उसका जो चीज़ था उस गुण में नहीं मिलेगा, मतलब फिर उस गुण में वो नहीं आएगा। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ आपको लिखा गया है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो क्या कह रहा है आपका? यह एक क्या है आपका? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। क्या है आपका? उत्क्रमणीय प्रक्रिया मतलब क्या? मतलब कि रिवर्सेबल प्रोसेस, मतलब आगे मान लीजिए आपका जल से बर्फ़ बना, फिर बर्फ़ से जल बन सकता है, तो इसको हम लोग उत्क्रमणीय कहते हैं। अगर जल से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से फिर जल नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग कह देंगे अनुत्क्रमणीय, ठीक है। लेकिन जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है ना, वो उत्क्रमणीय होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है परंतु रासायनिक गुण समान रहते हैं, इसको ही पूछा गया है। क्या कि जो आपका क्या है, जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है उसमें केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं, उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, इसको हम लोग अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। क्या? इसको हम लोग अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में आ सकता है, मतलब उसको हम लोग पूर्ण अवस्था में, जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में उसको हम लोग ला सकते हैं। ये आपका क्या है? जो भौतिक परिवर्तन है ये आपका क्या है? आपका उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अस्थायी परिवर्तन है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपका क्या? केवल भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन मतलब उसका भौतिक गुण होता है वही केवल बदलता है, रासायनिक गुण इसका नहीं बदलता है, इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो अगला आपका पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन, क्या जो इसका अगला पॉइंट है क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन। क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको देख लीजिए। देखिए ये क्या होता है आपका, इसी को हम लोग क्लास 10th में जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन का ही नाम रख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक है। वही यही मेन बात यही होता है, सेम टू सेम बात तो यही होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग वहाँ पर समीकरण में सब पढ़ने लगते हैं, ठीक है। आइए जान लेते इसके बारे में। क्या कह रहा है? कह रहा है यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, मतलब कि एक बार से एक चीज़ से दूसरा चीज़ बन गया ना, तब फिर दूसरा चीज़ नहीं बने। जैसे आपका आटा से रोटी अगर बना दिए, रोटी पक गया तब फिर रोटी से आटा आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थ के रासायनिक गुण और भौतिक गुण से भिन्न हो जाते हैं, मतलब इसमें आपका दोनों रासायनिक गुण भी और क्या भौतिक गुण दोनों बदल जाता है पहले पदार्थ से जो पहले था, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका अस्थायी परिवर्तन है। क्या है आपका? ये आपका एक अस्थायी परिवर्तन है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है आपका? एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या आपका? ये अस्थायी परिवर्तन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आता है, मतलब एक बार बदल गया तो बदल गया, ठीक है। उसको कितना मनाते रहिए वो फिर आपका पूर्ण रूप में नहीं आएगा। भौतिक परिवर्तन क्या है कि मान जाएगा, आप देखे ही होंगे क्या होता है, मतलब कि यहाँ भौतिक परिवर्तन क्या हुआ कि आप यहाँ पे हो कि मान जाएगा ही, फिर आप अगर मनाइएगा तो मान के फिर उस रूप में आ जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन हो गया तो कितना मनाते रह जाइए, वो मानने वाला नहीं है। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं ठीक है। आते हैं अगले परिवर्तन, कुछ यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख लीजिए एग्जाम्पल को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या आता है भौतिक परिवर्तन में? CO2 से बर्फ़ बनना, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, पानी के बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना, चीनी का नमक पानी में मिश्रण। देखिए यहाँ से चीनी पानी में नमक घोल देंगे ना पानी से, तो फिर यहाँ पानी उड़ के फिर चीनी बन जाएगा, गर्म करेंगे तो। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन माने ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलना, रेत का पानी में विलयन, अम्लीकृत जल का अपघटन, सब क्या आता है आपका? भौतिक परिवर्तन में आता है। यहाँ लोहे का चुंबकीकरण सब भौतिक परिवर्तन में आता है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या आता है आपको? तो रासायनिक परिवर्तन में आपका आ जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का यहाँ पिघलना था, यहाँ जलना है, जलेगा तो नहीं पिघलेगा तब। अगरबत्ती का जलना क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पचना, खाना खा गया पच गया तो फिर खाना थोड़ा बनेगा। लकड़ी का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना, फास्फोरस के केरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम का तार
प्लेटिनम का तार जलना, पदार्थ का किण्वन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। मतलब ये सब किस में आएगा आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कह रहा है आपसे कि मोमबत्ती जलने में भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं जलने में। ठीक है, मतलब कि आपका जलेगा तो क्या होगा, कुछ वहाँ से नीचे बैठता भी है मोमबत्ती, तो इसलिए क्या होगा, दोनों परिवर्तन होता है उसमें। मोमबत्ती का जलना केवल कह देगा तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है, जलते समय तो दोनों होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पिघलता है मोमबत्ती तो वहाँ मोमबत्ती भी पिघलता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है। चपाती का बेलना या सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो चपाती बेल रहे हैं केवल तो भौतिक परिवर्तन है, मतलब खाली रोटी अभी अभी खाली बेल रहे हैं, बना नहीं है, तो फिर लोई बन जाएगा तो आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर सेक दिए हैं तो क्या रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कह रहा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊष्मा निकाल कर। क्या होता है, मतलब क्या करते हैं हम लोग, भौतिक परिवर्तन क्या करते हैं, ऊष्मा दे देंगे या ऊष्मा निकाल देंगे तो क्या होगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं कुछ अगले पॉइंट को और जान लेते हैं। ठीक है, हाई कह रहा है लोहे में जंग लगना। ठीक है, क्या करता है, आगे जान लेते हैं हम लोग क्या, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लगता है, इसको ध्यान रखना है। जंग लगने के लिए O2 और जल अर्थात वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब कि जंग लगना होगा तो खाली आपको खाली अगर हवा है, खाली ऑक्सीजन है तो उससे जंग नहीं लगेगा, उसके साथ अगर जलवाष्प भी है मतलब दोनों आवश्यकता होगा तभी आपका क्या होगा, आपका मतलब जंग लगेगा। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। क्या, जो लोहा होता है उसको जंग लगने क्या होगा, भार बढ़ जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है, मतलब कि कमज़ोर हो जाता है। लोहे में जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। इसे प्रक्रिया को जस्तीकरण या इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, वही आपको आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है, शीतल पे सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करता है, अपना चमक खो देता है। गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण से किससे बचाया जाता है, तो लोहा को। तो लोहा को पेंट वेंट किया जाता है, उसको जस्ता का लपेट चढ़ा दिया जाता है। इसको जस्तीकरण या हम क्या कहते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। क्या होता है, खैरा रोग होता है। क्या होता है, जस्ते की कमी से क्या होता है, धान में खैरा रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। क्या होता है, जिसमें लवण होगा क्या करेगा, जो जंग लगने का प्रक्रम उसकी दर क्या करेगा, बढ़ा तेज़ी से होने लगेगा उसके चलते। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लाते हैं क्या, मतलब ठोस द्रव गैस देख लिए, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। क्या, जो रासायनिक परिवर्तन था उसमें आपका क्या, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के मुख्यतः 3 प्रकार को वर्गीकृत किया गया है। तत्व, क्या तत्व के बारे में जान लेते हैं हम लोग, यौगिक के बारे में जान लेते हैं, और क्या मिश्रण के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ। क्या, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तत्व और क्या, यौगिक। ठीक है, अब देखिए तत्व और यौगिक क्या होता है, इसमें पहले जान लेते हैं हम लोग। देखिए तत्व किसे कहते, किसे तब क्या बोलना है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो अगर आप लकड़ी लिए हैं तो लकड़ी रहेगा, अगर आपका जिंक उंक है जो भी आप लिए हैं तत्व, और उसको तोड़ेंगे या उसको फोड़ेंगे तो वो आपका क्या होगा, उसी रूप में मिलेगा, वही दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है आपका तत्व का परिभाषा हो गया, इसको नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम और तत्व शब्द का प्रयोग किया था। आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में, भले यहाँ 9th नहीं लिखा हुआ है लेकिन एनसीईआरटी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था। क्या, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था किसका परिभाषा, तत्व की परिभाषा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं हम लोग, तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट
कि अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। क्या? लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 52 क्या है, 52 प्रकृति में है, या कहीं कहीं आपको 54 भी लिखा है, क्या 92 भी लिखा हुआ है, और कहीं कहीं आपका 94 भी लिखा गया है। ये लग रहा है आपका NCERT पुराने वाले से है, नया वाला में 94 है क्या, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोनों होगा तो इसे अनुसार आप मारिएगा। अगर 92 नहीं होगा तो 94 मारिएगा। मैंने प्रकृति में जो तत्व हैं वो 92 पहले वाला NCERT में, न्यू वाले में 94 हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर 92 नहीं होगा तो 94 मारिएगा, 94 नहीं होगा तो 92 को मार देना है आपको, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? अगला पॉइंट कह रहा है कि इसी में था कि प्रकृति में 92 पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व अनुसेप्टियम है। सेप्टियम है, अनुसेप्टियम है। इसको ध्यान रखना, इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ये महत्वपूर्ण था और ये महत्वपूर्ण था। क्या कह रहा है? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। मतलब कि अपना वो कुछ क्या थे, आपको वो संकेत दिए थे। संकेत क्या इस बुक में दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया, आगे हम लोग NCERT से बुक से आप फॉलो करेंगे, वहाँ सबको बता देंगे कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संकेत दे देता है, पूछता है किसका संकेत है। ठीक है, तत्वों के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम बर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जिलियस ने। तत्वों का जो संकेतन किया जाए उसके लिए सुझाव किसने दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। लेकिन जो वो प्रतीक बनाए थे, जो प्रतीक दिए थे आपका सबसे पहले डाल्टन ने, उसको भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे अगर नहीं दिया होगा इस बुक में तो। आते हैं आप तत्व के बारे में जान लेते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व के बारे में जान लिए कि तत्व को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका तोड़ने से अलग तत्व नहीं बनेगा, तत्व जो इस गुण का होगा उसी गुण का बनेगा। तत्व को तीन भाग में बांटते हैं हम लोग, धातु, अधातु और क्या, उपधातु। ठीक है, इसको आपको पहले मेटल, नॉन मेटल क्या है, मेटलोइड। ठीक है, इसको ध्यान। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि भू पर पट्टी में तत्व, अगर तत्व कहेगा सबसे अधिक कौन होता है, तो आपका होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और क्या, Fe लोहा। ठीक है, ये आपका तत्व का क्रम हो गया। अगर धातु पूछेगा कि भू पर पट्टी में सबसे अधिक धातु कौन है, तो आपका एल्युमिनियम सबसे अधिक है, उसके बाद लोहा है, उसके बाद आपका कैल्शियम, उसके बाद क्या है आपका सोडियम है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका परसेंटेज भी यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका परसेंटेज भी दिया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे याद रखिए कि एल्युमिनियम सबसे पहले, लोहा Ca और Na, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे अधिक अगर तत्व की बात कहेगा तब का ऑक्सीजन, और सबसे अधिक धातु की बात कहेगा तो एल्युमिनियम। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पर। अगर यहाँ से कहेगा आपको कि मानव शरीर, क्या कि मानव शरीर जो होता है सबसे अधिक उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में? तत्व क्रम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ये आपका क्या हो गया, आपका मानव शरीर में क्रम हो गया। क्या? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या, कैल्शियम। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मैग्नीज है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या पाया जाता है? N2 मतलब नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल सबसे अधिक। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है आपका? ब्रह्मांड सबसे अधिक पाया जाता है आपको H2, इसको याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या, हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है ब्रह्मांड में, और वायुमंडल सबसे अधिक पाया जाता है आपका तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं जानते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है? अब आइए, अगर दो चीज़ होगा, दो तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो निर्माण किसका होगा? तो निर्माण यौगिक का निर्माण होगा। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता। मतलब कि अगर यौगिक बनाए और उसमें दो तत्वों को मिलाए, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिला दिए, तो जो आपका यौगिक बनेगा ना, उसका जो गुण होगा, जो पहले जो वस्तु मिलाए थे उसके गुण से वो गुण जो बनेगा, पदार्थ जो उत्पाद बनेगा, ये जो प्रतिफल बनेगा, उसका गुण जो पहले पदार्थ आप लिए थे उसके गुण से क्या होगा? भिन्न होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आय कह रहा है कि उसका गुण उसमें विद्यमान नहीं होगा, वही लिखा भी बोले थे। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। क्या? यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहते हैं हम लोग? अणु कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि पहले पीछे जाने कि तत्व के गुण सूक्ष्मतम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहते हैं हम लोग? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे, यौगिक को केवल रासायनिक बहुत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब कि इसको आप भौतिक प्रक्रिया से आप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मिश्रण होता है ना, मिश्रण आगे पढ़ेंगे मिश्रण,
उसको हम लोग भौतिक प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन जब यौगिक होता है उसको केवल रासायनिक या बहुत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। आते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं अणुओं के प्रकार। अब देखिए परमाणु बड़ा होता है कि अणु, आपसे पूछा जाएगा कि अणु बड़ा होता है कि परमाणु, तो आप क्या बताइएगा, आपका बताना पड़ेगा कि अणु बड़ा होता है, क्योंकि अणु कैसे मिलता है, तो अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु, परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 14 भाग में बांटा गया है सम अणु, ठीक है, सम अणु और क्या आपका एक होता है विषम अणु, ठीक है। सम अणु का मतलब क्या है, जो तत्व होंगे सेम सेम होंगे। अब विषम अणु में क्या होंगे, मतलब दो तत्व होंगे, उसमें दो तत्व के मिलने से बनेगा विषम अणु, ठीक है, या दो से अधिक बनेगा। आइए इसमें क्या लिखा समझिए, कह रहा है कि ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं सम अणु कहलाते हैं। वही हम बात कहे थे, अभी आपको वही कहे, सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। आप कहीं क्या देखिए यहाँ वो Cl2 एक अणु हो गया। अगर ऑक्सीजन परमाणु कहेगा तो केवल उसका O होगा, क्या होगा उसका O होगा। अगर हाइड्रोजन कह देगा केवल, तो आपका हाइड्रोजन के लिए आपका क्या होगा, केवल H। लेकिन यहाँ पे गैस के रूप में आपका अणु के रूप में दिखा रहे हैं तो आपको H2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन H से गिरेगा क्या बनता है, आपको H2 बना देता है। क्लोरीन C से गिरेगा क्या Cl2 बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन O से क्या करता है, O2 बनाता है। नाइट्रोजन क्या करता है, NN से गिरेगा क्या बनता है, आपका N2 बनाता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं अब अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या करा आपसे कि इस सम अणु पढ़ लिया होगा तो विषम अणु क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं विषम अणु कहलाते हैं। मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलेगा तब क्या होगा, अणु आपका बनेगा। सभी यौगिक के अणु विषम अणु होते हैं। जो यौगिक होता है ना उसमें सभी अणु क्या होंगे आपका, विषम अणु ही होते हैं। उदाहरण जल आपका H2O हो गया, इसमें क्या होगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है इसमें, ठीक है। अगला आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्साइड में ऑक्सीजन मिला था ना, बना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अणु के बारे में समझ गए जहाँ तक हमको आशा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, परमाणुकता क्या होता है। क्या ये परमाणुकता होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि परमाणुकता होता क्या है। आइए देखिए ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जो अणु बना है, अणु के जो निर्माण हुए हैं उसमें परमाणुओं की संख्या को बताता है। क्या होता है, परमाणुओं की संख्या को बताता है। आइए यहाँ पर समझ भाषा से आगे 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 हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या अथवा यौगिकों की परमाणुकता कहलाती है। मतलब कि अगर कोई अणु बन रहा है या यौगिक बन रहा है उसमें कितने परमाणु, किसके कितने परमाणु हैं, वही मतलब कितने परमाणु हैं वही क्या कहलाता है, आपका परमाणुकता कहलाता है। परमाणुकता के आधार पर अणु को 4 भागों में बांटा गया है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अब कैसे समझेंगे आप। देखिए यहाँ आपके आर्गन लिखा हुआ है, तो केवल आर्गन है, इसमें कितने अणु हैं, एक अणु हो गया। एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो परमाणु आपका एक हो गया, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका एकल परमाणु हो गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एकल परमाणु कहेंगे। अगर हीलियम है देखिए यहाँ पे H ही एक है, तो इसके परमाणु की संख्या एक है, तो एकल अणु हो गया। आयरन में यही हो गया, लोहा मतलब यही हो गया। अब देखिए यहाँ H2O, H कौ है यहाँ पे, H 2 को जुड़ा है, मतलब कि H2 बनने में 2 गो हाइड्रोजन परमाणु आपको जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके क्या होगा, परमाणुकता क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसे हम द्वि परमाणु कहते हैं। क्लोरीन में भी 2 को जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, 2 हो गया द्वि परमाणु। देखिए यहाँ पे जल में, देखिए जल में क्या हो रहा है कि H 2 गो है और O 1 गो है, इसीलिए इसकी परमाणुकता क्या होगी, परमाणुकता 3 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि सिंपल कितने परमाणु हैं, सिंपल उस परमाणु को जोड़ देंगे वही उसका क्या होगा, परमाणुकता हो जाएगा, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। अमोनियम देखिए यहाँ पे N 1 गो है, H 3 गो है, 4 गो हो जाएगा इसका। सल्फर S8 मतलब 8 गो है, मतलब 8 गो सल्फर के 8 परमाणु जुड़े हैं तो क्या हुआ है, सल्फर का अणु बना हुआ है, तो ये बहुपरमाणुक है। आपका एक सुने होंगे P4 होता है, उसमें आपका क्या होगा, इसमें आएगा P4 तो P5 हो जाएगा उसमें ना, P4 ये क्या जाने होंगे, P4 जानते होंगे, तो क्या होगा, इसमें 4 गो ना है। P के कितने परमाणु हैं, P के 4 परमाणु हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं हम अगले पॉइंट पर। हम लोग अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ और बड़का में दिखाया था आपको, तो बता ही दिए। देखिए
यहाँ H2SO4 में क्या है, देखिए H 2 गो है, S 1 गो है, O 4 गो है, 4 2 6 कितना होगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे C 3 गो है, C कितना है 3 गो है, और देखिए यहाँ P कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा 2 गो, और O कितना हो जाएगा, तो गुना होगा तो 8 गो हो जाएगा। तो 8 2 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ मतलब गुना करेंगे इस 2 से P में, तो यहाँ भी करेगा तो 8 हो जाएगा ये, तो O हो जाएगा 8 गो, और P हो जाएगा 2 गो, और CaO3 हो जाएगा 3 गो, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपको इसे यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अगला पॉइंट जान लेते हैं हम लोग कि मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम, कि मानव जो है उसमें उपस्थित यौगिक कौन कौन से मतलब अधिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक आपका होता है जल, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद क्या फैट, उसके बाद क्या कार्बोहाइड्रेट। जो मानव शरीर होता है उसमें जो यौगिक पाए जाते हैं उसके क्रम H2O, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, H2O जल प्रकृति में समान यौगिक, मतलब प्रकृति में कैसे पाया जाता है। तो जो आपका जल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अगर आपसे कहता है कि बताइए कि हाइड्रोजन और क्या, आपको कहेगा हाइड्रोजन बताइएगा, आपसे कहेगा कि ये परमाणुओं का मतलब संख्या का अनुपात पूछेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संख्या अनुपात क्या होगा, तो हाइड्रोजन 2 गो है, आई 1 गो है, तब 2:1 होगा। लेकिन अगर परमाणु भार पूछ दिया अनुपात, या परमाणु द्रव्यमान का अनुपात पूछ दिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फार्मूला को। फार्मूला आप जानते हैं कि H2O होता है, तो इसका हो जाएगा 2, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है आपका परमाणु है, तो ऑक्सीजन परमाणु का होता है 16, तो 2 16, या इसी को हम लोग काट के लिखते हैं तो 1:8 लिखते हैं। मतलब कि अगर ऑक्सीजन और पूछेगा जल में H2 और O का संख्यात्मक अनुपात क्या है, तो 2:1। अगर आपसे पूछ दिया कि जल में परमाणु भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो 1:8, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछ दिया तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ सीधा पूछ रहे थे तो यहाँ उल्टा पूछ रहे थे, यहाँ भी उलट जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ भी लिखा हुआ है कि, और यहाँ पे कि परमाणु की संख्या 3 होती है, मैंने परमाणुकता क्या होता है इसका 3 होता है। तब तो 2 प्रकार के इसमें होते हैं, हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन। इसका क्वथनांक 100 डिग्री C होता है, केल्विन 273 होता है, और रेनर होता है आपका 80, और क्या आपका फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको पूछ देता है एग्जाम में सीधे। हिमांक कितना होता है, हिमांक बिंदु 0 डिग्री C, या 273 केल्विन कहो, या 0R कहो, या क्या 32 फ़ारेनहाइट कहो। ये सब आपका एक ही आपका मतलब अलग अलग पैमाना है, लेकिन एक ही को बता रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रहेगा। आगे आते हैं, अब जान लेते हैं हम लोग मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, कि मिश्रण क्या होता है। तो जानते हैं आप क्या कि मिश्रण 2 प्रकार के होता है, क्या, एक होता है आपका समांगी मिश्रण, और एक क्या होता है आपका विषमांगी मिश्रण। इसको भी जानेंगे, पहले जानते हैं, देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी कौन मौजूद होते हैं, मतलब जो मिश्रण होता है उसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कौन होते हैं क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब देखिए जो मिश्रण होता है ना, इसका फार्मूला नहीं होता है, मिश्रण का फार्मूला नहीं होता है, लेकिन जो यौगिक होते हैं उसका फार्मूला होता है, मतलब उसका सूत्र होता है। लेकिन जो मिश्रण होता है, पहचानने का तरीका यही है कि जो मिश्रण होगा उसका सूत्र नहीं होगा, लेकिन जो आपका यौगिक होगा उसका सूत्र होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है, मतलब इसका संरचना होता है, इसका आकार उसका तय नहीं होता, जैसे हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, ठीक है। इसे ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए जो इसको इसी आधार पर क्या करते हैं हम लोग 2 भागों में बांटते हैं इसको, किसको, मिश्रण को। एक को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, एक को कहते हैं क्या विषमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग में सभी गुण समान हो उसे समांगी मिश्रण। मतलब कोई अगर मिश्रण बनाए आप, मान लीजिए चीनी पानी घोले, या ऊपर से निकालें चीनी पानी को, या नीचे से निकालें, अगर हर जगह पानी घुल के मिल गया है तो आपका हर जगह समान गुण लग रहेगा ना, हर जगह समान मीठा लगेगा ना, तो आपका समांगी विलयन में आएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि बालू या पानी को घोल देते हैं तो क्या होगा, वो कुछ समय बाद बैठ जाएगा, और देखेंगे क्या हर जगह आप ऊपर से पानी निकालेंगे तो दूसरा उसमें कुछ माटी की मात्रा कम है, अगर नीचे से पानी निकालेंगे तो उसका माटी की मात्रा अलग है। मतलब कि समांगी मतलब कि हर जगह समान। जैसे चीनी पानी घोल दिए तो वो पानी अब फिर बैठेगा नहीं, उसमें जो चीनी है वो फिर घुलने के बाद फिर नीचे नहीं बैठेगा, आपका समांगी में आएगा। चीनी नमक कह दीजिए, या जल में अल्कोहल डाल दीजिए, वो भी आपका नहीं बैठेगा। लेकिन अगर बालू डाल देते हैं, रेत ये डाल देते हैं पानी में, या पेट्रोल डाल देते हैं, या दूध डाल देते हैं, तो आपका क्या आएगा, विषमांगी विलयन के रूप में आएगा, ठीक है। और अभी आपको ये भी ध्यान रखना है
बिस्मांगी मिश्रण को कप या फनल से अलग किया था, मतलब छान के या उसका जो कप विधि होता है उपयोग, उससे हम लोग अलग कर सकते हैं बिस्मांगी मिश्रण। लेकिन इसको हम लोग अलग करने में बहुत आपको अलग मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए, केवल बिस्मांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पूछ देगा किस प्रकार के मिश्रण टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, तो क्या करेंगे आपको बिस्मांगी मिश्रण क्या करते हैं, आपको टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका जहाँ सर कहते हैं कि हम सूत्र बनाए हुए हैं वही है कि तत्व अकेले सूत्र होता है। तो तत्व को कैसे पहचानेंगे, तत्व को कैसे पहचानेंगे, तत्व को कैसे पहचानिएगा आप, तत्व को पहचानेंगे उसका सूत्र क्या होगा, सूत्र अकेले होगा। जैसे कि एफ हो गया, NI हो गया, CA हो गया, आपका H हो गया, क्या होगा, तत्व होगा, ठीक है। अगर यौगिक होगा तो क्या होगा, एक या एक से अधिक सूत्र होगा, मतलब उसका सूत्र होगा। जैसे CO2 H2 सूत्र हो गया। अब मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे शराब, वायु, सबका कोई शरबत और क्या वायु, शराब का तो फार्मूला होता है, इसका आपका क्या जो मिश्रण होता है उसका सूत्र नहीं होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यौगिक का सूत्र होता है, तत्व का इकाई सूत्र होता है। अब मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण का एक या एक से अधिक का सूत्र होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, आपका ये प्रोसेस लिखा हुआ है। मिश्रण को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं, तो आपका एक रावाकरण विधि, क्रिस्टलेशन विधि होता है। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग रावाकरण कहते हैं। मतलब कि किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके क्या ठोस अवस्था में बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रावाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रावाकरण कहते हैं। आइए इसके यहाँ लिखा हुआ है आगे, कह रहा है कि इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रणों के अवयवों या संघटकों को पृथक किया जाता है। मतलब रावाकरण विधि से जो ठोस अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको अलग या मतलब अलग या संघटकों को पृथक अलग करने के लिए उसको हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं आसवन विधि, ठीक है, डिस्टिलेशन। इससे क्या करते हैं हम लोग, किसी द्रव में को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। मतलब कि क्या करते हैं उसको क्या कहिए, मतलब भाप बना के उसको उड़ा दिए, क्या किए, भाप बना के उसको उड़ा दिए। और दूसरा आपका वस्तु है, नलन है, या उसको कहते हैं तो कोई वस्तु दूसरा किसी वस्तु में क्या कहिए उसको ठंडा करके उसको निकाल लिए, उसको क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। समुद्री जल का भी शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है। मतलब आसवन विधि के द्वारा ही समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आशुद्ध जल इसी प्रक्रम द्वारा तैयार होता है। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है आसवन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है उसे आसवन प्रक्रम कहते हैं, आसवन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको जल शुद्धिकरण के लिए उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे आपका है परभाजी आसवन विधि, ठीक है। क्या है परभाजी आसवन विधि, इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे क्या करते हैं, ऐसे मिश्रण जिनके संघटक के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है। मतलब दो चीज़ आप मिल गए, मान लीजिए कि आप दो चीज़ को मिला दिए और उस दोनों चीज़ का क्या है क्वथनांक में बहुत कम अंतर है। आप चाहते हैं कि ना हम गर्म करके एक को उड़ा दें और एक को उसी विलयन में रहने दें, तो उनका तापमान में अंतर बहुत कम है, तो कैसे होगा, दोनों उड़ जाएगा ना, फिर अलग कैसे होगा। क्या करते हैं, जिनका क्वथनांक कम अंतर होता है ना उसको ये इस विधि का उपयोग करते हैं। करने के लिए परभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे भूगर्भ से निकलने वाले पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को इसी विधि से पृथक किया जाता है। मतलब कि जो पेट्रोलियम यूज होता है वो क्या होता है, परभाजी आसवन विधि होता है, ठीक है। जिस प्रकार क्वथनांक के बीच 25 डिग्री C से कम अंतर होता है उसके लिए हम परभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसे प्रभाजी आसवन विधि शुद्ध किया जाता है। मतलब कि अगर दो वस्तु एक में मिल गया है या दो वस्तु एक में था मिला हुआ और उसको अलग करना होगा, अगर दोनों वस्तुओं के बीच क्वथनांक होगा, उस क्वथनांक के बीच अगर 25 डिग्री का अंतर होगा तो उसको क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपका भाप आसवन विधि, ठीक है, मतलब गर्म करके। देखिए इसे क्या करते हैं हम लोग, इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अविलेय परंतु गर्म करने पर वाष्पीकृत होते हैं। जल में नहीं मिलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। मतलब जल में कोई वस्तु नहीं घुल रहा है, जल में था लेकिन घुल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या होगा, गर्म करने पर क्या होगा, आपको जल में अविलेय होते हैं परंतु गर्म करने पर मतलब वाष्प बन जाए, तो वाष्प बन जाएगा तो फिर बाहर निकल जाएगा और प्रायः अपने क्वथनांक पर घटित हो जाते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल, एसीटोन और एथिल एल्कोहल। और इसको अलग करना होगा, देखेंगे आप जल में नहीं घुल पाएगा। अब चाहते हैं कि ना हम केवल एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लें तो जल उड़ जाएगा, गर्म करने पर क्या होगा, जल उड़ जाएगा, आपका एथिल एल्कोहल बच जाएगा। इसको लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे आपका है निष्पंदन। निष्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थों और तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करता है।
मतलब फिल्ट्रेशन क्या है, यहाँ उपयोग लिखेगा ग यहाँ छूटा हुआ है, करके ठोस पदार्थों का कहता है या तरल पदार्थों को मिश्रण से अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है, क्या कहता है, पानी को साफ किया जाता है इससे, जैसे रेत, महीन, बंजरी या मंजरी बजरी सभी सब जो भी मिट्टी है इसको क्या कहता है, अलग किया जाता है। आगे है विलवणीकरण, क्या विलवणीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करने के लिए मीठे पदार्थ में बदल दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करके मीठे पानी में बदल देता है, क्या होता है, विलवणीकरण कहलाता है। इसको क्या करते हैं, मीठे पानी में। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण देखिए इसका पॉइंट है, मिश्रण के बारे में जानना है, क्या है मिश्रण क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन आता है, दो पदार्थों के कोनों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या, दो पदार्थ के कोनों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का मिश्रण तीव्रता से होता है। क्या होता है, जो गैस होता है उसमें जो रिक्त स्थान होता है, जिसे हम लोग अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, वो अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें जो गैस होता है उसमें मिश्रण की प्रक्रिया क्या होती है, अधिक होती है। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना मिश्रण कहलाता है। गैस में भी गैस मिल जाते हैं। तापमान के बढ़ने से मिश्रण का गुण बढ़ता है, मतलब तापमान बढ़ाइएगा तो क्या होगा, जो मिश्रण का जो प्रक्रिया है वो क्या होगा, तेजी से होगा। ठीक है, आगे ये कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखिए, समझ लीजिएगा। जो मिश्रण के कारण, जो कारण ही मिश्रण के गुण के कारण ही गर्म खाने से सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, या इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना, मल मूत्र की दुर्गंध का नाकों तक आना, ये सब क्या है, मिश्रण के कारण ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब मिश्रण में स्वतः मिलता है, मिश्रण मतलब क्या, स्वतः मिलना, मिश्रण मतलब क्या, स्वतः मिलना। अब आप जानते हैं क्या प्राशन क्या होता है, बहुत पूछता है एग्जाम में। प्राशन, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। मान लीजिए आप चीनी पानी घोल दिए, ठीक है, क्या किए, चीनी पानी घोल दिए, पूरा एकदम गड्ढा कर दिए, तो इसकी सांद्रता क्या हो गया, अगर सांद्रता इसका क्या हो गया, अधिक हो गया, और एक आप लिए हैं कम सांद्रता वाला, तो क्या होगा, तो जो कम सांद्रता जिसमें आप घोले थे, जैसे पानी हो गया, वो क्या होगा, जो पानी हो गया वो कम सांद्रता वाले से क्या होगा, आपका अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करने लगेगा, मैंने उसमें बराबर चाहेगा कि पूरा मिल जाए, मतलब दोनों में बराबर हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, जो मिलने लगेगा, तो इसको क्या हमें प्रासरण कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रासरण। क्या कहते हैं इसको, प्रासरण। मतलब कि विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करने लगते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रासरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना, क्या कहते हैं, जब किशमिश जल में डालने क्या होता है, वो फूल जाता है, क्योंकि क्या होता है, अंदर उसका जो मतलब को सांद्रता है वो अधिक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो पानी होता है अंदर घुस जाता है, उस सांद्रता को कम कर देता है। ये आपको इसी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपका है व्युत्क्रम प्रासरण। इसमें क्या होता है, देखिए, अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता है। इसका उल्टा है, जैसे उदाहरण हो गया समुद्री जल में आशुद्ध जल का बनना। क्या, समुद्री जल में क्या हो गया, आशुद्ध जल का बनना, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देख लेते हैं। सूखे पौधे की इंडियों से अनाज को अलग करना डंडियों, अच्छा डंडियों लिखा है, क्या डंडियों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। देखेंगे आप गाँव देहात में जब हम लोग गेहूँ दमाते हैं, दमा कर लाते हैं, तो क्या होता है उसमें कादू कहते हैं, उसको गिलड़ी कहते हैं, गोलड़ी उसमें रह जाता है, क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, उसको फटकते हैं या गर्म करते हैं। या आप देखेंगे कि जब सरसों पिटाता है उसमें कुछ गर्दा रह जाता है, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग पंखा के सामने क्या करते हैं, उसको हवा से उसको उधियाते हैं, या हवा अगर बहता है तो उससे क्या करता है, उसको उधियाते हैं, अगर मतलब उसको पसारते मतलब ऊपर से गिराते हैं, क्या करता है, उसमें जो कण है वो कण क्या होता है, वो जो कण होता है वो उधिया जाता है, और आपका केवल आपका जो भी आपका वस्तु है, जैसे कि आपका सरसों हो गया, वो आपका साफ हो जाता है, आपका थ्रेसिंग, उसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अनाज से भूसी को अलग करना निस्वापन कराता है। क्या कहता है, अनाज से भूसी को अलग करना निस्वापन कराता है। क्या कहता है, निस्वापन, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसाद या ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। मतलब मिश्रण के नीचे क्या तली में बैठे अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग का अलग करना निस्तारण कहलाता है। मतलब ऊपरी भाग क्या करते हैं, मतलब अवक्षेप जम गया, ऊपरी भाग को निकाल रहे हैं, इसको क्या करें हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं निस्तारण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रंगों को क्या
क्या है कि रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। रंगों को पृथक करने की, इसको पूछा एग्जाम में कि रंगों को पृथक करना क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि द्वारा किया जाता है? तो क्या होता है? मंथन द्वारा किया जाता है। मंथन विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग? लस्सी से वसा की मात्रा को कम करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो देखते नहीं आप लोग, दही से हम लोग निकालते हैं घी, उसको मथते हैं ना, वही आपका मंथन है। ठीक है, अगला पॉइंट, मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का ही तो आपको पता है कि मक्खन से क्रीम बनाने के लिए क्या हम लोग मंथन विधि का उपयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, मक्खन से क्रीम बनाने के लिए मंथन विधि का उपयोग किया जाता है। मक्खन या क्रीम से घी किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? मंथन विधि का उपयोग करते हैं। और मक्खन तथा क्रीम से क्या निस्थापन और क्या निस्यंदन। देखते हैं क्या होता है कि हम जब उसको व्यथी कर देते हैं, हिला देते हैं, तो ऊपर पे जम जाता है घी, उसको छान लेते हैं तो क्या होता है? निस्तारण और निस्पंदन होता है। इसी को हम लोग आगे अभी देख के आए। आगे कह रहा है कि पानी CO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है तो वाष्पीकरण द्वारा। किससे द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है। वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रासरण ताप बढ़ने से बढ़ता है। वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रासरण मतलब गैसों में फैलने का गुण तो क्या करता है? ताप बढ़ने पर आपको बढ़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका इसको जान लीजिए कि ठोस, द्रव और गैस पर ताप का प्रभाव क्या होता है। जब आप किसी ठोस को अगर गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है? अगर सीधे अगर ठोस से सीधे गैस बन गया, क्या अगर आपका ठोस सीधे गैस बन गया, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और गैस सीधे ठोस में आ गया, इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशनेशन। इसका नाम हिंदी में एक और कुछ था, उस नाम को याद नहीं पड़ रहा है, हिंदी में नाम क्या था? इसको रुको एक मिनट देख लेते हैं, इसका हिंदी में नाम क्या है। हाँ, मिल गया, इसका नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? अगर आपका ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से सीधे ठोस में आ जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, मतलब कि उत्क्रम ऊर्ध्वपातन, या इसी का नाम है निक्षेपण। क्या होता है? क्या नाम है? निक्षेपण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? नाम है, लिख देते हैं यहाँ पे, निक्षेपण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट है आपका क्या, अगर आप ठोस को गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा आपका? ठोस को गर्म करें तो क्या बन जाएगा आपका? अगर ठोस को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका लिक्विड बन जाएगा। क्या? अगर ठोस को गर्म करिएगा तो क्या बनेगा आपका? लिक्विड बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको ध्यान रखिएगा आप, एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा आपको? अगर ठोस को गर्म करते हैं तो गलन क्या होगा? गल के क्या होगा आपका? द्रव में बदल जाएगा। और जब द्रव का कहेंगे तो इसको गलाएंगे तो क्या होगा? जमाव, फ्रीजिंग। इसका क्या कहेंगे हम लोग? ये ठोस में बदल जाएगा। अब देखिए, अगर गैस आपका ठोस में बदल रहा है, इसको हम लोग संघनन कहेंगे। ठीक है, संघनन। क्या? अगर गैस आपका ठोस में बदल रहा है, और गैस क्या अगर द्रव में बदल रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? संघनन कहते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है, अगर द्रव गैस बदल रहा है, द्रव से गैस बदल, इसको हम लोग कहते हैं वाष्पन। ठीक है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर ठोस से सीधे गैस बदल रहा है तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से सीधे ठोस बन रहा है इसको कहते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन, इसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं उत्क्रम ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है कि ठोस का द्रव बदलना गलन कहलाता है। क्या? ठोस का द्रव बदलना गलन कहलाता है, मेल्टिंग। द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। गैस का सीधे ठोस में बदलना डिस्पर्जन, या क्या इसी को हम लोग डिस्पोजिशन, या इसी को हम निक्षेपण कहते हैं। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठोस, द्रव, गैस। अगर ठोस को द्रव बदलना है और द्रव को गैस में बदलना है, क्या करना पड़ेगा आपको? ऊष्मा देना पड़ेगा, मतलब कि ऊष्मा शोषी। अगर गैस द्रव में बदल रहा है, द्रव से ठोस में बदल रहा है, तो इसके लिए क्या इसमें उससे ऊष्मा निकलेगा। लेकिन अगर ठोस को चाहते हैं कि द्रव में बदलने, तो आपको ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
क्वथनांक पर क्वथनांक से ऊपर वाष्प बदलना वाष्पन कहलाता है। मतलब क्वथनांक के ऊपर से होगा तो उस वाष्पन कहेंगे, क्वथनांक से नीचे होगा उसका कहेंगे वाष्पीकरण कहेंगे। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, मतलब कि यहाँ पर सतह पर होगा, ऊपर वाला पानी उड़ जाएगा तो फिर नीचे वाला पानी उड़ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ ऊर्ध्वपातन का भी लिखा हुआ है परिभाषा कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन जब जब कोई ठोस पदार्थ से सीधे गैस में बदल जाता है तो इसे हम ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, जो उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर, आयोडीन, गंधक, नौसादर को हम लोग इसको याद रखिए फार्मूला NH4Cl होता है। एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल और नेप्थलीन और आयोडोफॉर्म सबको याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में आएगा। नोट, बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लिस्मेनिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका? आप देख लेते हैं, आपका यही पेज बचा हुआ है, अगर चैप्टर का होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट का और है कि उच्च दाब तथा निम्न दाब पर गैस संघनित हो जाता है। क्या? उच्च दाब या निम्न दाब पर गैस क्या होते हैं? संघनित हो जाती है। अब देखिए यहाँ भार सबसे अधिक किसका लिखा है? N2 का, और उससे कम Na का। सबसे पहले हल्का गैस, प्रथम सबसे हल्का गैस क्या है आपको? हाइड्रोजन। द्वितीयक सबसे हल्की गैस क्या है? हीलियम। हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस को भरते हैं, हीलियम को भरते हैं। गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम, क्योंकि उड़ता है, देखते हैं ना। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में उपयोग किया जाता है आपको क्या? H2 और क्या, मतलब O2 और क्या? हीलियम। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आप इसके लिए क्या करना है, जो गोताखोर होता है वो जाता है, जो सिलेंडर लेकर जाता है नीचे पीठ पर सिलेंडर, उसमें आपका ऑक्सीजन और क्या? हीलियम ही होता है। कम गहराई पर समुद्र में जाने पर, यही देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ N2 लेते हैं। अगर कम गहराई में जाना है तो उसके क्या करना है? O2 और N2 को लेते हैं। क्या? जो गोताखोर होते हैं और O2 और क्या? N2 को लेते हैं। यहाँ हीलियम लेते हैं, O2 और N2 को लेते हैं। अगर अधिक गहराई में जाना है तो क्या? O2 और Na को लेते हैं। क्या? O2 और Na को लेते हैं, O2 और Na को लेते हैं। देखिए यहाँ जो बात हम कहे वही बात यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अधिक गहराई तक जा रहे हैं तब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस आपका N2 होता है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका अब किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका Na और क्या? He और क्या? N2 को, हीलियम और नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं आगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हों और उनमें से एक साथ छेद किया जाए तो हाइड्रोजन से गुब्बारा पहले संकुचित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका कम मात्रा कम है, लेकिन निकल जाएगा। वह अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम पर प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है। तो बहुत ऊपर था। ठीक है, क्या कर रहा है? कोल्ड ड्रिंक, फिजो सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव में गैस का मिश्रण है, मतलब द्रव में गैस घुला रहता है। दाब भरण प्रणाली, LPG गैस का भरना, दाब लगा के भरते हैं। पंप भरना प्रणाली, पेट्रोल का भरना। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करती है। मतलब कि जो जल होता है उसमें क्या भरा आता है आपका? CO2 भरा आता है। क्या होता है? कार्बोनिल बना लेता है, H2CO3 कार्बोनिल अम्ल बन जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है आपका कि गैस का द्रव निम्न ताप और उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है। गैस का द्रव में बदलना निम्न ताप और उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद फट जाता है। क्या करता है? कुछ जगह क्या होगा? फट जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं कुछ और पॉइंट लिखा हुआ टेबल में। देखिए वही पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री C, अशुद्ध का 100 डिग्री से ज़्यादा, भारी जल का 101 डिग्री 101.4, और ईथर क्या होता है क्वथनांक? 34 डिग्री से। 9th में लिखा हुआ है आपका। वर्षा जल आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर नॉर्मल पानी ले रहे हैं तो सुचालक होगा, लेकिन आपका वर्षा का जल हो गया या आशुद्ध जल हो गया, क्या होगा? कुचालक होगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर जब दाब बढ़ता है तो तापमान 125 से 130 डिग्री C हो जाता है। और दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका अंदर क्या होगा? जो तापमान होगा वो बढ़ क्या होता है? 125 से 130 हो जाता है, तो हेल्दी खाना बन जाता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, बारूद की खोज क्या?
जो बारूद की खोज किसने, रोजर बेकन ने किया था। बारूद, चारकोल, गंधक, सोडा आदि मिश्रण है, क्या है, ये सब आपका मिश्रण, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोडा और नाइटर है, सोडा या नाइटर है। CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, चूना पत्थर या संगमरमर, इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। Hg पारा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोरेनम क्या कहते हैं, हाइड्रोनम। और क्या, पारद, क्विक सिल्वर कहते हैं, पारद में, पारा को क्या कहते हैं, द्रव धातु भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्रव धातु भी कहते हैं, क्योंकि द्रव रूप में पाया जाता है। अगर द्रव धातु ही है, लेकिन ब्रोमीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमीन जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो आपका धातु होता है। मोती का अवयव, मोती में क्या होता है आपका, CaSO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण जिलेटिन प्रोटीन का जो जल में घुलनशील होता है, किसका बना होता है, जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे आगे अगले क्लास में क्वेश्चन के साथ। आपका ये चैप्टर पूरा पूर्ण हुआ। इसको एक से 2 बार देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।